अस्सलामुअलैकुम ज़ोया सिस्टर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। मेरा नाम बिलाल है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं रोज़ आपकी स्टोरीज सुनता हूँ और हमेशा सोचता था कि मैं भी अपनी कोई स्टोरी आपको भेजूँ। आज वो दिन आ गया। ज़ोया सिस्टर, ये वाक़या मेरे साथ कुछ हफ्ते पहले पेश आया। मैं अपनी बहन की शादी की एक रस्म में शामिल होकर वापस लौट रहा था। और जो कुछ उस रात हुआ, उसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। रात के उस वीराने में जब हमारी गाड़ी रेत के बीचों बीच फंस गई थी, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी खामोश होती है। और उस खामोशी से भी ज्यादा डरावनी उन आवाज़ों की सरगोशियां थीं जो हमारे आसपास की झाड़ियों से आ रही थीं। जोया सिस्टर, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। मेरी बहन की बारात मियाँ चन्नू से आई थी। शादी की रस्में पूरी हुईं, निकाह हुआ और बारात दुल्हन को लेकर वापस चली गई। अब वलीमे की तारीख तय हुई तो हम सबको मियाँ चन्नू जाना था। हमने एक फ्लाइंग कोच बुक किया जिसमें 18 लोगों के बैठने की जगह थी। डोर ऑटोमेटिक थी और गाड़ी अच्छी खासी नई थी। सुबह के 7 बज रहे थे। नाश्ता करके हम सब तैयार हुए। अचानक से कुछ और रिश्तेदारों का प्लान बन गया कि वो भी वलीमे में शामिल होंगे। अब मुश्किल ये थी कि गाड़ी सिर्फ 18 लोगों के लिए थी और कोई दूसरी गाड़ी इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकती थी। मैंने सोचा, चलो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। मजबूरी थी, रिश्तेदार थे, मना भी नहीं कर सकते थे। सोचिए, जब आप किसी काम को लेकर निकलते हैं और शुरू में ही ये एहसास हो जाए कि चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चल रहीं, तो मेरे दिल में भी एक हल्का सा झटका लगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अब गाड़ी में कुल 22 से 23 लोग हो गए थे। कुछ मर्द थे, बाकी सब औरतें और बच्चे। सफ़र शुरू हुआ। शुरू के आधे घंटे तो सब ठीक रहा, फिर ड्राइवर ने ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। ड्राइवर ने कहा, भाई साहब, मैं तो शाहपुर रूट का ड्राइवर हूँ। मुझे मियाँ चन्नू का रास्ता नहीं पता। आप लोग मुझे गाइड करते रहना। अब सोचिए जोया सिस्टर, आपने एक ड्राइवर को पैसे देकर बुक किया, उसने कहा कि बहुत अच्छा ड्राइवर है, और फिर वो ये कह दे कि उसे रास्ता नहीं पता। ये कोई आम बात थी? लेकिन अब और किया भी क्या जा सकता था? वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मैंने जीपीएस ऑन किया और ड्राइवर को गाइड करना शुरू किया। ड्राइवर गाड़ी तेज भगा रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी हो। रास्ते में जहां कंफ्यूजन होता, वो किसी से पूछ लेता। किसी तरह चलते रहे। आगे का रास्ता ऐसा था कि दोनों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान, रेत के टीले, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। दिन के वक्त तो वो रेगिस्तान बहुत खूबसूरत लग रहा था। सूरज की रोशनी में रेत के कण चमक रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल कह रहा था कि ये खूबसूरती धोखा है। वो एक ऐसे इलाके से गुजरे जिसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन फिर 18 हजारी नाम की जगह आई। हमने वहां स्टे किया। दोपहर की 12 बजे तक हमने आधा सफर तय कर लिया था। 3 बजे के करीब हम मियाँ चन्नू पहुंच गए। बहन ने हमारा बहुत प्यार से स्वागत किया। रुखसत होकर आई बहन अपने भाइयों और परिवार को देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे वो जानती हो कि कुछ अधूरा है। खाना खाया, आराम किया। शाम को 7 बजे हम वलीमे के हॉल के लिए निकले। रात करीब 10:15 बजे तक सेरेमनी चली। दुल्हन से मिले, खाना खाया और फिर वापस लौटने का वक्त आ गया। जैसे ही हम हॉल से बाहर निकले, माहौल बदल गया। अंदर रोशनी थी, खुशियां थीं। बाहर अंधेरा था और हवा में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे बहनोई को शक था कि आते वक्त ड्राइवर ने गलत रास्ता लिया था, जिससे वक्त ज़ाया हुआ। उन्होंने सोचा कि वापसी में शॉर्टकट लेते हैं, जो दूल्हे के रिश्तेदारों ने बताया था। लेकिन शॉर्टकट हमेशा खतरनाक क्यों होते हैं जोया सिस्टर? क्योंकि वो हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो शॉर्टकट हमें फिर से उसी 18 हजारी पर ले आया, और फिर वही रेगिस्तान वाला इलाका। रात के अंधेरे में वो रेगिस्तान कितना बदल गया था। दिन में जो सुनहरा लग रहा था, अब वो स्याह और खौफनाक नजर आ रहा था। ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी के अंदर वाली लाइट्स बंद कर दें। बस हेडलाइट्स की रोशनी में वो गाड़ी भगा रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
फिर अचानक से मोबाइल के सिग्नल गायब हो गए। जीपीएस बंद। बहनोई ने ड्राइवर से कहा कि रास्ता यही है, चलता रह। अब हम बिल्कुल अकेले थे, आधुनिक दुनिया के हर कनेक्शन से कटे हुए। न कोई फोन कॉल, न कोई रास्ता बताने वाला। बस वो गाड़ी, रेत का असीमित समंदर और ऊपर काला अंधेरा आसमान जिसमें न चांद था न तारे। फिर गाड़ी रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा, देखा तो गाड़ी रेत में धंस चुकी थी। उसने काफी कोशिश की, लेकिन टायर बस रेत में घूम रहा था, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। सब लोग नीचे उतरो, ड्राइवर ने कहा, धक्का लगाना पड़ेगा। जब हम सब नीचे उतरे तो हवा बिल्कुल थम चुकी थी। रेत के कण भी खामोश थे। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, बस हमारे कदमों के नीचे रेत की सरसराहट। औरतें डर गईं, बच्चे खामोश हो गए। हम सबको लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, अंधेरे में से कोई। हम गाड़ी को धक्का लगा रहे थे कि दूर से एक आवाज आई, टन टन, जैसे किसी बैल के गले में बंधी घंटी बज रही हो। मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कोई जानवर बंधा होगा, लेकिन घंटी की आवाज करीब आती गई और फिर अचानक बंद हो गई। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, टन टन, अब बिल्कुल करीब। मेरी सांस रुक गई। औरतें सहम कर एक दूसरे से चिमट गईं। और फिर हमने देखा, रेत के टीलों की तरफ से एक शख्स आ रहा था, बूढ़ा आदमी। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी और उस छड़ी पर घंटियां बंधी हुई थीं। वो चलता हुआ सीधा हमारी तरफ आया। जोया सिस्टर, रात के 1 बजे एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में घंटियां बजाकर चलने वाला बूढ़ा आदमी, ये कोई आम मुसाफिर था? उसने पंजाबी लहजे में पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुके हो? मेरी एक कजिन लाहौर से आई थी, उसे पंजाबी आती थी। उसने बताया कि गाड़ी रेत में फंस गई है। बूढ़े ने कहा कि यहाँ तो इस वक्त कोई मदद नहीं मिल सकती। थोड़ी दूर हमारा ठिकाना है, औरतें और बच्चे हमारे साथ चलकर बैठें, जब तक कोई हल निकले। ये बूढ़ा आदमी मुझे अजीब लगा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें सदियों का सन्नाटा भरा हो। उसने घंटियां क्यों बांध रखी थीं? क्या वो किसी को खबरदार कर रहा था या किसी और चीज को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था? फैसला हुआ कि औरतें और बच्चे बूढ़े के साथ उसके ठिकाने पर चले जाएं। मेरा बड़ा भाई और ड्राइवर गाड़ी के पास रुक गए। मैं भी उनके साथ रहा। अब हम तीनों अकेले थे। गाड़ी खाली थी, लेकिन फिर भी वो रेत से बाहर नहीं निकल रही थी। हम धक्के लगा रहे थे कि मेरी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी, एक बहुत बड़ा काला बिच्छू। वो रेत में से निकलकर सड़क पार करता हुआ दूसरी तरफ चला गया। मेरे भाई ने कहा, यहाँ एक बिच्छू है तो और भी हो सकते हैं, होशियार, कहीं कोई हमें नुकसान न पहुंचा दे। अब मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो डरावनी कहानियां जो मैंने पहले सुन रखी थीं, खासकर आपके चैनल पर आने वाली वो कहानियां जिनमें मुसाफिरों के साथ वीरानों में अजीब वाक़ये होते हैं, वो सब कुछ मेरे जहन में घूमने लगा। अचानक से हमें सरगोशियों की आवाज़ आई। पहले तो लगा जैसे हवा में कोई आवाज़ गूंज रही है, लेकिन आवाज़ साफ होने लगी। औरतों की सरगोशियां करीब की झाड़ियों से आ रही थीं। मैंने अपने भाई से कहा, यहाँ कोई है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। भाई ने समझाया, पागल है, ये सुनसान इलाका है, आवाज़ दूर तक जाती है। शायद वही औरतें हैं जो बूढ़े के साथ गई हैं, बात कर रही होंगी। सरगोशियां थमीं, फिर कहकहे गूंजे। औरतों की हंसी, लेकिन उसमें कोई मजाक नहीं था। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई पागल हंस रहा हो, और फिर वो हंसी अचानक बंद हो गई। उसके बाद जो हुआ, उसने मेरी रगों में खून जम कर रख दिया। वो हंसी रोने में बदल गई, बल्कि रोना नहीं, चीखना, प्रचंड चीखें। किसी औरत की नहीं, किसी मर्द की नहीं, किसी बच्चे की नहीं। ऐसी आवाज जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज हमारे सामने वाली बड़ी झाड़ी के पीछे से आ रही थी, इतनी करीब कि लगा जैसे कोई हमारे कानों में चीख रहा हो। ड्राइवर की आंखें फटी हुई थीं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बमुश्किल कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी। हम तीनों अंदर घुसे। ड्राइवर ने ऑटोमेटिक दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैंने अपने मोबाइल पर अल्लाह के नामों की तिलावत लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता वो चीखें धीमी पड़ने लगीं और फिर बंद हो गईं। वो चीखें किसकी थीं? क्या वो रूह थी जो सदियों से इस रेगिस्तान में भटक रही थी, या कोई और मखलूक जो रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढती है?
मेरे भाई और ड्राइवर ने हिम्मत करके बाहर निकलकर आवाजें लगाईं कि औरतें वापस आ जाएं। वो लोग ज्यादा दूर नहीं थे, एक झोंपड़ी में बैठे थे। वो सब भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे और अंदर बैठ गए। अब गाड़ी में वजन बढ़ गया था। हम लोग फिर से गाड़ी को धक्का लगाने लगे। अचानक गाड़ी की छत पर जोरदार चोट लगी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरी हो। गाड़ी हिल गई। औरतों की चीखें निकल गईं। ड्राइवर ने सीढ़ी चढ़कर छत पर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जहां चोट लगी थी, वहां गाड़ी की छत धंस गई थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पत्थर कहाँ से आता? अब हम सब खौफ की उस इंतहा पर पहुंच चुके थे, जहां अक्ल काम करना छोड़ देती है। हमने गाड़ी की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। हर शख्स अपनी अपनी दुआओं में मशगूल हो गया। कुछ देर बाद दूर एक रोशनी नजर आई। मेरा दिल उम्मीद से धड़का। वो रोशनी करीब आती गई। एक ट्रैक्टर था। उस पर 3 आदमी सवार थे। ट्रैक्टर वालों ने गाड़ी के पास रुककर पूछा, क्या प्रॉब्लम है? ड्राइवर ने सारा मामला बताया। गाड़ी फंसी है और ऊपर से अजीब आवाजें आ रही हैं। ट्रैक्टर वालों ने फौरन रस्सी मांगी। ड्राइवर के पास रस्सी थी, उसे ट्रैक्टर और गाड़ी से बांधा गया। ट्रैक्टर ने रेस दी और गाड़ी रेत से बाहर निकल आई। ट्रैक्टर वाले ने कहा, ये जगह बहुत पुरानी है, बहुत पुराने वाकये हैं यहाँ। तुम लोग इस रास्ते से क्यों आए? ये रास्ता बहुत खतरनाक है, कोई ट्रैफिक नहीं गुजरती। किस्मत से हम निकले, वरना तुम सारी रात यहाँ फंसे रहते और कुछ भी हो सकता था। मेरी सांस में सांस आई, लेकिन इस राहत के साथ एक नया डर भी पैदा हुआ। अगर ये 3 आदमी ना आते तो हमारा क्या होता? वो चीखें, वो चोट, वो झाड़ियों में छिपी चीज। ट्रैक्टर वालों ने हमें सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाएं। ड्राइवर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और पूरी स्पीड से भगा दी। अब हम म्यूजिक बंद कर चुके थे, सब खामोश थे। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। गाड़ी रुक गई। वो तेजी से नीचे उतरा और गाड़ी के चक्कर लगाने लगा। फिर अंदर आया, उस पर पसीने ही पसीने थे। हालांकि बाहर ठंड थी और गाड़ी में एसी ऑन था। मेरे भाई ने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, मुझे लगा जैसे कोई बच्चा सड़क पर आकर खड़ा हो गया। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। मैंने सोचा वो नीचे आ गया होगा। मैंने देखा, वहां कुछ नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। एक बच्चा जो था ही नहीं, वो कैसे सड़क पर आकर खड़ा हो सकता है? और अगर वो बच्चा नहीं था, तो वो क्या था? हम लोग आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा होटल था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वॉशरूम गया। उसने चाय मंगवाई। सबने थोड़ा दम लिया, दिमाग को बदलने की कोशिश की। 20-25 मिनट बाद हम दोबारा रवाना हुए, लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोकी। अब रात के 2:30 बज रहे थे। उस सड़क पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी, बड़े बड़े ट्रक और टैंकर गुजर रहे थे। टायर बदलने में 25 मिनट लग गए। हम लोग फिर से रवाना हुए, लेकिन अब ड्राइवर का रवैया अजीब हो गया था। मेरे बहनोई ने उसे दाएं मुड़ने को कहा, लेकिन उसने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और सीधा चला गया। जब उसने सीधा रास्ता लिया, तो जीपीएस के मुताबिक हमारे सफर में इजाफा हो गया। बहनोई को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, सुनोगी तो तब ना जो हम कह रहे हैं। अब जहां ले जा रहा है ले जा। लेकिन इस गुस्से को जल्द ही एक नए डर में बदल दिया। गाड़ी की छत पर एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पहले तो सबने सोचा कि गाड़ी में बैठे किसी बच्चे की आवाज है, लेकिन सारी माँओं ने कहा कि उनका कोई बच्चा नहीं रो रहा। आवाज ऊपर से आ रही थी, छत से। वो आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई 1 साल का बच्चा छत पर बैठा रो रहा था। उस वक्त हमारे मोबाइल पर सिग्नल आ चुके थे। मैंने फौरन सूरे रहमान की तिलावत लगा दी। धीरे धीरे रोने की आवाज खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह और आवाजें आना शुरू हो गईं। कभी गाड़ी के पिछले शीशे पर थप्पड़ की आवाज, कभी साइड की खिड़की पर, कभी गाड़ी की बॉडी से कोई चीज टकराती। हम लोग डर और खौफ की इस हालत में घंटों सफर करते रहे। तिलावत जारी थी और ऊपर से आवाजें आती रहीं। आखिरकार सुबह के 5:30 बजे हम डेरा इस्माइल खान में दाखिल हुए। घर पहुंचने से पहले हम पक्की पुल से गुजरे। अचानक सबके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, एक साथ। हालांकि सबने चार्ज कर रखे थे। घर पहुंचने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी की छत पर जाकर देखा। जो कुछ उसने देखा, उसे देखकर मेरी रगें जम गईं। छत पर पंजों के निशान थे, गहरे, लंबे, ऐसे निशान जैसे किसी बड़े जानवर ने अपने पंजे गाड़े हों। और जहां वो निशान थे, वहां से गाड़ी का पेंट उतर गया था।
मैंने अपनी आंखों से वो निशान देखे। वो किसी इंसान के नहीं थे, नहीं किसी आम जानवर के। वो निशान ऐसे थे जैसे कोई चीज घंटों हमारी गाड़ी की छत पर बैठी रही हो और फिर उतरकर अंधेरे में गायब हो गई हो। वो कौन सी मखलूक थी जो रात भर हमारा पीछा करती रही? वो बच्चा कौन था जो छत पर बैठकर रोया? और वो चीखें किसकी थीं? क्या वो जिन थे या कोई और चीज? जोया सिस्टर, मेरी ये दास्तान हमें बताती है कि कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी गलतियां, जैसे गलत रास्ते का चुनाव, हमें ऐसी जगहों पर ले जा सकती हैं जहां इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। वो रेगिस्तान, वो रात, वो आवाजें और वो निशान, ये सब कुछ आज भी मुझे ख्वाबों में परेशान करते हैं। अगर आपको लगे कि मेरी स्टोरी आपके चैनल पर शेयर करने लायक है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।